जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आप लोगों की कैसी चल रही होगी स्टडी? आशा है कि मस्त चल रही होगी। तो आइए, आज लेके आए हैं क्लास 9 के लिए फिजिक्स यानी ध्वनि चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा भैया। तो पार्ट 1 आप आज पढ़ लीजिए। उससे पहले, पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेट शायरी है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, ताकि आप लोग इस पूरे वीडियो में एकदम अच्छे से ऊर्जावान के साथ बने रहें। ठीक है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आइए देखते हैं अपना टॉपिक। आपका जो टॉपिक है वो है साउंड यानी ध्वनि है। क्या है भैया? ध्वनि है। ध्वनि की बात अगर हम करें तो जो हमें सुनाई देती है, जैसे मान लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ जो आप सुन रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि जो है चलने के लिए कोई ना माध्यम चाहिए, कोई चीज़ माध्यम में चाहिए। जब किसी माध्यम में आप किसी भी चीज़ को चलाते हैं तो ध्वनि के जरिए जो पहुँच सकता है ना भैया? जैसे बात समझिएगा, यहाँ अगर पूछा जाए कि ध्वनि की परिभाषा क्या है, साउंड किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया कि जो कुछ हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं ध्वनि कहलाता है। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग सुन रहे होंगे तो कान में ईयरफोन लगाए होंगे तो उससे सुन रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका? वो होगा आपकी ध्वनि, यानी जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप लोग सुन रहे हैं, वो क्या होगा? ध्वनि होगा। फिर बात समझिएगा, यहाँ कहा है ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जो हम कानों द्वारा सुनते हैं। अनुभूति का मतलब क्या होता है? ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है, यानी आप ध्वनि को ना तो उसे आप देख सकते हैं, उसे देख सकते हैं ध्वनि को, केवल आप सुन सकते हैं। ठीक है, और ना ही आप महसूस कर सकते हैं उसको, कि उसको छू करके आप महसूस कर सकें। ठीक भैया, केवल आप उसको सुन सकते हैं या फिर आप अनुभव लगा सकते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, जैसे गूंगा एक होता है भैया, अगर उसकी आवाज़ जो है नहीं निकलती तो वो जब बोलता है तो उसकी होठ को जो है देखा जाता है, उसकी होठों को जो है देखा जाता है कि क्या चीज़ें कहने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। तो आइए चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। फिर अगली हेडिंग है आपकी है ध्वनि की प्रकृति। अब ध्वनि की प्रकृति की बात करें हम कि ध्वनि कैसा होता है, ठीक है, यानी ध्वनि आपको कैसे दिखाई देता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ समझिएगा, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसा भैया? ऊर्जा है। आप कभी भी जब कोई भी चीज़ देखते होंगे, जब इतना शोर करते हैं या फिर बोलते हैं तो उससे जो है आपकी ऊर्जा क्या होती है? ह्रास होती है ऊर्जा की। तो ऊर्जा है कि नहीं भैया? ऊर्जा है ना? तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, अगर ऊर्जा है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर बात समझिएगा, जो तरंग के रूप में चलती है, किसके रूप में चलेगी भैया? तरंग के रूप में। आप लोगों ने देखा होगा तरंग, तरंग देखे होंगे ना? नहीं देखे होंगे तो आप लोग जो मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं ऐसे करके जो तरंग नीचे आती है। ठीक है, सैटेलाइट के जरिए जो है नीचे तरंग आती है। कहने का मतलब भैया, जो आप बोलते हैं, ठीक है, वो ऐसे से करके तरंग के रूप में चलती रहती है, ऐसे से करके। ठीक है, अब उसके बाद इतना हो गया, तरंग के रूप में चलती है। और इसको चलने के लिए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने अभी भी बताया है कि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर भैया मान लेते हैं कि निर्वात हो, क्या हो? निर्वात हो, और उसमें आप ध्वनि खुद तेजी से बोलें, ठीक है, इतना तेज बोलें जितनी आपकी ताकत हो, बोलने के बाद आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, इसलिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम वहाँ क्या होगा आपका? वहाँ आपका माध्यम जो होगा वायु होगा, क्योंकि वायु एक माध्यम है जिसके जरिए आप किसी भी ध्वनि को किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। फिर हम आगे चलते हैं, कह रहा है निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता।
ठीक भैया, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता। हमने भी बताया कि निर्वात में जो ध्वनि होता है वो नहीं चलता। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आइए आगे फिर देखते हैं। कह रहा है भैया, ये आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है सिद्ध करना है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक भैया, आपको सिद्ध करना रहता है कि सिद्ध कीजिए कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो आप सिद्ध कर सकते हैं भैया। सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, एक आप लोग देखे होंगे कि जो क्या नाम है, कमरे के बाहर जो है एक ध्वनि सूचक यंत्र लगा होता है। ध्वनि सूचक यंत्र मतलब समझ रहे हैं, घंटी लगी होती है। मतलब अगर आप बोर्ड को प्रेस करते हैं, ठीक है, बोर्ड की बटन को आप प्रेस करते, पर समझते हो ना, दबाना। जब आप उसको दबाते हैं तो देखते होंगे कि घंटी ऊपर तक सुनाई देती है। तो कोई आके बताता है, यानी कि जिसको बोलते हैं बेल घंटी। बेल घंटी समझते हो ना? इतना समझ में आ गया हो? सेम वही चीज़ आपकी यहाँ बनाई गई है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पढ़ते चलेंगे, उसके बाद यहाँ समझाते चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके लिए एक सिरे का जार लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा भैया, ये जो है एक जार हो गया। क्या हो गया? जार है ये। ठीक है, जो नीले कलर का बना है भैया, ये क्या है? जार है। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर कह रहा है जार लेते हैं, उनमें एक विद्युत घंटी लगा देते हैं, जिसमें नीचे एक चूसक पंप लगाते हैं। बात समझिएगा, एक विद्युत घंटी लगी है ना भैया, रेड वाली विद्युत घंटी लगी है, और इसमें जो है एक चूसक पंप लगा हुआ है। ठीक, चूसक पंप का कार्य क्या होता है कि ये हवा को क्या करता है? चूस लेता है। यानी चूसने का मतलब ये है कि ये उसको खींच लेता है अपने अंदर। ठीक है, इसको निर्वात बना देता है। ये जो मिरर है साइड साइड में, इसको क्या बनाता है? निर्वात बना देता है। इतना समझ में आ गया। फिर देखते हैं, चूसक पंप लगा होता है। जब घंटी को बजाया जाता है तो ध्वनि सुनाई देती है। जब घंटी को हम बजाते हैं तब ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन जब हम इस चूसक पंप के जरिए वायु को निकाल लेंगे तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक, जब तक इसमें क्या नाम है वायु है तब आपको सुनाई देगी। ठीक है, अब बात समझिएगा। इसके बाद चूसक पंप से वायु को निकालकर निर्वात कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? हमने भी वही चीज़ बताया कि इसके बाद जो है जब बजती है, जब इसमें वायु भरा होता है, इस जार में जब वायु भरा होता है इस जार में, तब घंटी बजती है। आप लोग देखे होंगे अपने मतलब जो प्रिंसिपल रूम होते हैं, ठीक है, उनमें देखते होंगे घंटी लगी होती है, ऐसे करके बजाते हैं। ठीक है, तो वो भी होती है। जब तक वो निर्वात में होती है तब तक वह जो है बजती नहीं, लेकिन जैसे ही उसमें वायु आता है वह बजने लगती है। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा कि इसके बाद घंटी को बजाने पर हमें कोई ध्वनि नहीं सुनाई देता। यहाँ तक कहानी हो गई। फिर हम आगे की कहानी देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? देखो भैया, मैं बता रहा हूँ, ये एक आपका जार है। क्या लगा है? जार लगा है। अब उसमें विद्युत घंटी लगी है। क्या लगी है भैया? विद्युत घंटी लगी है। और इसमें जो है चूसक पंप भी लगा है। इसके ऊपर माइनस और प्लस का जो तार लगे हैं। क्या लगे हैं भैया? तार लगे हैं। क्या लगे हैं? तार लगे हैं। अब इस तार को ले जा करके भैया विद्युत में जो कनेक्ट किया जाता है, जो धारा आती है, ठीक, जब उसको आप प्रेस करते हैं, जब इसमें वायु रहता है तब यह बजता है। लेकिन जैसे ही चूसक पंप के जरिए वायु को चूस लिया जाता है, ठीक है, जब आप प्रेस करेंगे उसके बाद तो है यह जो है बजेगा नहीं, घंटी जो है बजेगी नहीं। तो इससे यह स्पष्ट होगा भैया कि आपकी जो बजने की यानी कि जो ध्वनि होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक कहानी हो गई। फिर हम आगे देखते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी देखते हैं तरंग यानी कि वेव से क्या होते हैं। तरंग की बात अगर हम करें तो वेव से क्या होते हैं, तो तरंग जो होता है एक ऐसा माध्यम होता है भैया कि जब यह चलती है तो यह अंत तक चलती रहती है। कहने का मतलब यह जब चलती है तो तब तक चलती है जब तक वो किसी न किसी चीज़ को पा ना सके। जैसे समझिएगा यहाँ पे
किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ, समझ रहे हैं, विक्षोभ मतलब होता है हलचल होता है, क्या होता है, हलचल होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा विक्षोभ मतलब होता है हलचल। क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, विक्षोभ मतलब हलचल होता है। किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होती है जो स्वरूप बदलने बिना, जो स्वरूप बदले बिना माध्यम में एक नियत चाल से आगे की तरफ बढ़ती है। अब बात समझिएगा, तरंग क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे भूकंप आता है जब ना, तो देखते होंगे कभी यहाँ आता है कभी वहाँ आता है, मतलब इसे चलते रहता है, ठीक है, वो टिकता नहीं है। अगर जहाँ टिक जाएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, तो वहाँ का वो नाश कर देगा। तो भूकंप आना एक तरंग है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, इतना समझ में आ गया। फिर हम आगे देखते हैं, आगे की जो प्रोसेस है उस कहानी को फिर देखते हैं। क्या है, इतना समझ में आ कि हलचल मतलब समझते हैं आप लोग, जब भूकंप आती है तो पृथ्वी में जो एक हलचल मचती है, ठीक है। जब हलचल मचती है तो देखते हैं कि घर वगैरह सब कुछ, मतलब जो भी पृथ्वी पर होते हैं वो सब हिलने डुलने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है। अब वेव्स जो होते हैं इसके भी प्रकार हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अनुप्रस्थ, पहला क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ को क्या कहते हैं और अनुदैर्ध्य क्या होता है, इसको हम भैया अगली कहानी में देखते हैं। पहले इस कहानी का जो है सब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं, प्रकार देखते हैं तरंग के, ठीक है। तो यानी वेव्स के अगर हम प्रकार देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, जिस तरंग में माध्यम के कण, जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग चाल की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि चलने की दिशा के लंबवत, लंबवत मतलब ऐसे करके चले, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, ऐसे करके चले। जैसे हमने यहाँ पे लिखा भैया, यहाँ पे देखे हैं एक छड़ है, अब छड़ में आप रस्सी बांधे हैं, ठीक है, रस्सी बांध करके एक इस साइड पकड़े हैं हाथ से। जब आप इसको पकड़े हैं ऐसे करके, जब ऐसे करके कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि रस्सी जो है एक ऐसे करके चल रही होगी, है ना, देख रहे हो, एक ऐसे करके जाती है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके लहर नुमा जाती है ना भैया, लहर नुमा जाती है। इतना समझ में आया। तो जहाँ पे नीचे जो ऐसे हो रही, नीचे होकर ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे होकर जो जा रही है, बात समझिएगा, जो यहाँ से ऐसे होकर जा रही है टेढ़ा मेढ़ा वाला, ठीक है, इसको कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। जो दबे हुए पार्ट है उसको क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। लेकिन जो उभरे हुए पार्ट हैं, जो उभरे हुए भाग हैं उसे कहते हैं श्रृंग, ठीक, क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। बात समझिएगा। अब यहाँ से एक परिभाषा और बनेगा कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं जो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है श्रृंग और गर्त के रूप में जो कंपन करती हैं उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक छड़ लीजिएगा, उसके बाद जो कंपन दिशा है तो कंपन कर रही दिशा में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात यहाँ ये है, हर एक श्रृंग और गर्त के बीच में जो गैपिंग होती है, क्या होती है, गैप होती है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होती है, एक गैपिंग होती है, यानी कि बीच में जो है दूरियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। फिर हम चलते हैं अनुदैर्ध्य पे। अब अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक ब्लेड लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्लेड है, यहाँ पे देख रहा हूँ, एक मिनट है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे मैंने ब्लेड एक लिया है ना, ब्लेड। जब आप इसको कहीं पे ऐसे फंसा करके जो ऐसे करके करते हैं, ठीक है, ऐसे करके देख रहे होंगे कंपन करती है, ऐसे से करके चलती है। एक बार कभी फंसा के देखना है तो ऐसे से करके चलेगी, ठीक है। तो जो इस तरह से जो दिशा में चलती है उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा,
अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। ठीक, कह रहा है जिस तरंग में माध्यम के कण, जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में अनुदिश कंपन करते हैं तो इस प्रकार के तरंग को अनुदिश तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, हमने अभी भी बताया है कि जो दिशा के अनुदिश चलें, मतलब दोनों दिशा में चले, ना तो इधर ना तो इधर, ना तो बाएं ना तो दाएं। ठीक है, जब ऐसे करके आप ब्लेड को ऐसे करके खींचते हैं तो देखते हैं ऐसे करके चलती है ना, मतलब आगे बाएं आगे पीछे होकर चलती है। ठीक, तो किसी दिशा में इक्वलेंट नहीं है। इतना समझ में आया। फिर हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं अगली कहानी देखते हैं। कह रहे तरंग गति संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, वेव गति संबंधित जो कुछ परिभाषाएं, डिफिनेशन है, उसको हम देखते हैं। पहला है आपका आयाम है। क्या है? आयाम है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? आयाम है। आयाम क्या होता है? तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलन में, माध्यम के कणों के दोलन में मध्य से स्थिर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। क्या होता है? मात्रक इसका मीटर होता है। आयाम का जो प्रतीक है वो ए है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप समझिएगा कि जब भी कोई दोलन गति हो रहा है, ठीक है, जब आप उसको स्थिर कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है? आयाम होता है। जैसे आप लोग घड़ी पे देखते होंगे कि हमेशा ऐसे करके नहीं डोलती, कभी वो स्थिर होती है। ठीक, उसके बाद बात हम करें आवृत्ति की। आवृत्ति की अगर हम बात कर लें तो कह रहा तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के, तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलनों की संख्या के प्रति एकांक समय को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। बात समझिएगा, तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों, मतलब तरंग है उसके मार्ग में माध्यम के जो कण हैं, दोलनों की संख्या मतलब जितनी बार जो है ऐसे करके गई है जितनी बार, ठीक है, प्रति एकांक समय को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप झूले को झूलते हैं, ठीक है, जब झूले को जितनी बार ऐसे करके ऐसे करके गई है उसको जो गिनते हैं उसी के एक संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। फिर हम चलते हैं आवर्त काल पर। ठीक है, जो आवर्त काल होता है इसकी बात करें, आवर्त काल की अगर हम बात करें, आवर्त काल की, ठीक है, आवर्त काल जो होता है वो तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के एकांक दोलन के समय को आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है हार्ट जो होता है। क्या होता है? हार्ट जो होता है, यानी कि एच जेड से प्रदर्शित करते हैं उसको। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जाता है भैया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जाता है कि जो है आवृत्ति और आवर्त काल में जो है संबंध पूछा जाता है। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि यन जो होगा, यन आपका क्या है? यन आपका है आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होता किसके? टी के। अब टी क्या है आपका? आवर्त है। ठीक है, यानी कि आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होता है आवर्त काल के। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा यन बराबर होता है, यन बराबर 1/t होता है, 1/t होता है, या t बराबर 1/n होता है। इतना क्लियर हो गया। अगर समझ में आ गया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे टुन्नों मुन्ना, तो इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे की कहानी चलते हैं।